प्यारे दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई कहानी लाएं तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको नींद नहीं आती या मन बेचैन रहता है तो ये कहानी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो अब अपने कमरे की सारी लाइट्स बंद कर लीजिए, आराम से लेट जाइए, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और अपनी सांसों को महसूस कीजिए। ना ज्यादा तेज, ना बहुत धीमी, बस वैसे ही जैसे ठंडी हवा धीरे से चेहरे को छूती है। अब हर चिंता, हर सोच को एक एक करके बाहर निकाल दीजिए। आप और हम बस इस पल में हैं। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। रात बहुत ठंडी थी। हवा इतनी सख्त कि खिड़की की झिड़ी से भी अंदर आकर सुई जैसी चुभ रही थी। मिट्टी की दीवारें ठंड पकड़ चुकी थीं। छत पर रखी पुरानी कड़ियों से कभी कभी धूल गिरती और उस धूल में भी ठंड की किरकिराहट थी। आंगन के कोने में पानी से भरा घड़ा रखा था। उसकी सतह पर हल्की सी परत जम गई थी। चूल्हे की आंच बुझे काफी देर हो चुकी थी। घर में एक ही रजाई थी, पुरानी, किनारे से घिसी हुई, बीच से मोटी और उसकी गंध में धुले कपड़ों, धुएं और हल्दी की मिलीजुली महक थी। दीपक 12 साल का था। पतला शरीर, चौड़ी आंखें और मन में मासूम भरोसा। माँ गोमती दुबली पतली पर चाल में सख्ती थी। उसने रजाई उठाई, बीच से मोड़कर आधी कर दी और बोली, ले बेटा, तू इसे अच्छी तरह ओढ़ ले, मैं पास बैठी हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। दीपक ने पूछा, माँ तुझे ठंड नहीं लगती क्या? गोमती मुस्कुराई, माँ को ठंड कहाँ लगती है? तू चैन से सो जा, आंखें बंद कर, सांसें धीमी कर। जैसे हम धागा सुलझाते हैं वैसे ही दिन भर की थकान सुलझा देंगे। दीपक ने आधी रजाई सिर तक खींच ली। उसका चेहरा कपड़े के अंदर छिप गया। उधर गोमती ने बचे हुए हिस्से को अपने कंधों पर धीरे से रखा। उसका आधा हाथ खुला रह गया। उंगलियां नीली पड़ती जा रही थीं, पर उसने परवाह नहीं की। उसने पास रखी पीतल की कटोरी में पानी भरा। दीपक के माथे पर हल्का सा हाथ फेरा, फिर वह कटोरी साइड में रख दी। कमरे में सन्नाटा था। सिर्फ हवा थी जो फूस फूस नहीं, सीधे ठंडे लहजे में आती जाती रही। माँ, मेरी धड़कन तेज हो रही है, दीपक ने कहा। नहीं, ये ठंड की नहीं, नींद की धड़कन है। तू गिन, 1 2 3, जैसे खेत में कदम गिनते हैं। तू हर गिनती के साथ थोड़ा और सिमट जा, रजाई की गर्मी तुझे अपने आप मिल जाएगी। गोमती ने बहुत धीरे कहा। उसकी आवाज में झूले जैसी लय थी। दीपक ने आंखें बंद की। उसने वास्तव में गिनना शुरू किया। 1 2 3। उसकी सांसें धीमी हुईं। पलकों पर नींद रखी दिखाई दी। वह आधा मुस्कुराया और बोला, माँ अब अच्छा लग रहा है। गोमती ने दीपक के सिरहाने पर हाथ रखा। कमरे के कोने में दीवार पर माँ के हाथों से बने पुराने चित्र थे। सूरज, 2 पहिए, एक खेत का पेड़। उन चित्रों में भी आज ठंड उतर आई थी। वह उठी, धीरे से चूल्हे पर पड़े राख को खुरचा, 2 सूखी लकड़ियां जोड़ी। अंगीठी में छोटा सा सुलगा हुआ टुकड़ा मिला। उसने फूंक मारी। लौ नहीं बनी, बस फुसकार सी उठी और फिर लेट गई। वह लौ की हार देखकर भी शांत रही। वह लौ नहीं, उसे दीपक की सांसों की गर्मी पर भरोसा था। दीपक फिर बोला, माँ एक बात बताऊं? बोल, उसने कहा। रात को डर लगता है जैसे बाहर कोई ठंडी नदी बह रही है और वो धीरे धीरे कमरे में आ जाएगी। गोमती ने रजाई का किनारा और ऊपर कर दिया। डर नदी नहीं, एक हवा है। उसका काम केवल गुजरना है। हम उसे रोकेंगे नहीं, बस जाने देंगे। तू अपना हाथ मेरे हाथ पर रख। देख, ये गर्म है ना? दीपक ने मां की हथेली पकड़ी। वह हाथ ठंडा था, पर वह झूठ नहीं बोली। वह कहती रही, गर्म है। और उस झूठ में एक सच्चा भरोसा था। धीरे धीरे दीपक की पकड़ ढीली हुई। हाथ फिसला और वह सो गया। कमरे की खिड़की की दरार में पुआल ठूंस रखा था। हवा फिर भी रास्ता खोज लेती। बाहर दूर से कुत्ते भौंक उठे। किसी घर की बखार में बैलों की जंजीर खनकी। कहीं हल्के पांवों से कोई दौड़ा। फिर सब शांत। घड़ी नहीं थी, पर रात लंबी थी। गोमती ने अपने पैरों को खींचकर शरीर के नीचे दबाया। उसने दोनों कंधे रजाई के बचे हिस्से में समेटे। उसके होंठ कभी कभी कांप जाते। वह हर कांप की चुभन को अपने भीतर दबा लेती। आंखें बंद किए उसने मन में पुराने दिनों की तस्वीरें देखीं। शादी के समय मिली यही रजाई,
पहली सर्दी में इसी के नीचे 2 लोग हंसे थे, फिर पति चले गए। यही रजाई तब भी थी। फिर जब दीपक छोटा था और उसे बुखार आया, वह इसी में उसे बांधकर सीने से लगाए बैठी रही थी। रजाई जैसे एक पुराना दोस्त, एक भरोसे का घर। आज वही रजाई आधी थी, पर उसे लगता था आधी भी काफी है अगर मन पूरा रहे। रात गहरी होती गई। बाहर की हवा अब और तेज थी। गोमती ने पैर फैलाने की कोशिश की, पर घुटनों में जकड़न बढ़ गई। उसने हंसकर खुद से कहा, ठंड अपना काम करेगी, मैं भी अपना काम करूंगी, बेटे की नींद बचाऊंगी। उसने धीरे धीरे दीपक की तरफ सरक कर उसके कंधे की तरफ अपना हाथ रख दिया ताकि उसे एक और परत मिल जाए। उसके होठों पर हल्की सी दुहाई आई, ईश्वर, मेरे बच्चे को आज अच्छी नींद दे देना। कल सुबह उसे खेत का रास्ता दिखाना, उसके पैरों में कांटे कम करना, और अगर मुझसे ठंड लेना हो तो सब ले लो, पर उसकी सांस गर्म रखना। और तभी एक अजीब सा एहसास कमरे में फैल गया। न आग थी न धूप, पर जैसे किसी ने ऊपर से बहुत पतली, बहुत कोमल गर्मी की चादर उतार दी हो। हवा अब भी चल रही थी, पर उसके दांत कुछ कुंद हो गए। दीवार पर टंगा पुराना कैलेंडर हिला। उसके पन्ने के कोने ने एक हल्की आवाज की, जैसे कोई कह गया, थोड़ा सब्र। दीपक ने नींद में करवट बदली। उसके चेहरे पर शांति थी। उसकी उंगलियां रजाई के बाहर आईं। उंगलियों के पोर गुलाबी थे। उसने नींद में ही कहा, माँ, और फिर मुस्कुराया। गोमती ने उसे देखा और मन ही मन बोली, बस यही तो चाहिए था। उसके अपने होंठ नीले हो रहे थे, सांसें छोटी हो रही थीं, पर आंखों में रोशनी अटकी हुई थी, ऐसी रोशनी जो ठंड को पीछे धकेल देती है। किसी क्षण पर रात रुकी, जैसे घड़ी के कांटे थमे हों, इतना शांत कि अपने दिल की धड़कन भी बाहर सुनाई दे। उसी रुके हुए पल में गोमती ने बहुत धीमे से दीपक के सिर पर हाथ फिराया, उसके बाल कान के पीछे किए और फुसफुसाकर नहीं, साफ आवाज में कहा, सो जा बेटा, मैं यहीं हूं। फिर उसने अपनी हथेलियां जोड़ दी। उसकी पीठ दीवार से लगी, आंखें बंद हुईं। चेहरे पर एक मुस्कान आई जो घरों में पूजा के बाद दिए की लौ जैसी टिक जाती है। बाहर रात अपनी आखिरी चाल चल रही थी। गांव के बाहर खेतों पर ओस भरी थी। पीपल की पत्तियां एक दूसरे से लगी हुई थीं, जैसे किसी ने उन्हें सिखा दिया हो कि ठंड से लड़ने का तरीका है पास आना। पूरब की तरफ अंधेरा थोड़ा हल्का हुआ। मुर्गे ने पहली बांग दी। दूर कुएं की चक्कर खाती रस्सी ने एक छोटी सी कराह भरी और ठहर गई। हवा एक क्षण के लिए थमी, जैसे वह भी देखना चाहती हो कि इस छोटे से घर में क्या हुआ। पहली रोशनी कमरे में घुसी। वह दीवार पर चढ़ी, खिड़की पर रुकी, रजाई की सलवटों पर फिसली और दीपक के माथे पर टिक गई। दीपक की आंख खुली। उसने रजाई के भीतर से बाहर झांका। गर्माहट थी, ठंड जैसी कोई चीज जैसे बाहर कमरे के पार रुकी रह गई थी। उसने मां की तरफ देखा। मां, उसने पुकारा। गोमती सामने दीवार से लगी बैठी थी, आंखें बंद, होंठों पर वही छोटी सी मुस्कान। दीपक ने हाथ बढ़ाकर उनकी उंगलियां छुईं। उंगलियां ठंडी थीं, पर चेहरे पर वह शांति थी जो केवल दे देने वालों के हिस्से आती है। दीपक इस दृश्य को समझ नहीं पाया, पर उसे एक बात साफ लगी, कमरे में ठंड नहीं थी। वह उठा, दरवाजा खोला। बाहर गलियों में भी लोग कह रहे थे, अरे आज तो ठंड लगी ही नहीं, कैसी अजीब सुबह है। किसी ने कहा, रात को हवा बहुत चली, पर आज शरीर कांपा नहीं। कोई बोला, सूरज तो अभी निकला भी नहीं और कपड़ों में गर्मी लग रही है। दीपक ने दरवाजा फिर बंद किया। उसने रजाई को दोनों हाथों से उठाया। उसने उसे अपनी ओर खींचा, जैसे किसी के आंचल को पकड़ते हैं। रजाई की सिलाई के बीच से मां की हल्दी की महक आई। उसने आंखें बंद की। उसके होंठ अपने आप बोल पड़े, मां, क्या तू अपनी गर्मी बाहर बांट आई है? क्या इसीलिए आज ठंड किसी को नहीं लग रही? रजाई के भीतर, कहीं बहुत अंदर, एक हल्का सा ताप था, जैसे मां की हथेली अब भी वहीं रखी हो। दीपक ने उसे अपने सीने से लगा लिया। उसकी सांसें धीमी हुईं। वह रोया नहीं। उसने सिर्फ इतना कहा, मां, तू यहीं रहना, मैं सुबह होने पर सबको बता दूंगा कि आज की गर्मी कहां से आई है। बाहर आकाश में सुनहरी रेखा फैल गई। सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था, पर गांव की आवाजों में अलग सी मिठास थी। किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। दीपक, सुन, आज तो ठंड लगी ही नहीं। दीपक ने रजाई को और कसकर पकड़ा।
उसकी आंखें मां के चेहरे पर टिकी थीं। वह मुस्कुराहट पढ़ रहा था। उसमें कोई राज लिखा था जो अभी खुलना बाकी था। और यही वह जगह थी जहां से कहानी सच में शुरू होती है। कैसे एक आधी रजाई, एक ठंडी रात और एक मां की मुस्कान पूरे गांव की सुबह बदल देती है। आगे पता चलेगा कि इस रजाई में क्या छिपा था और क्यों हर सर्द सुबह अब पहले जैसी नहीं रहेगी। सुबह का सूरज अब पूरी तरह निकल आया था, पर घर की दीवारों में रात की ठंड अब भी अटकी हुई थी। हवा में मिट्टी और राख की मिली-जुली गंध थी। गोमती के जाने के बाद जैसे घर की हर चीज थम गई थी। वह रजाई जो अब तक दीपक के ऊपर पड़ी थी, जमीन पर फिसल गई। दीपक ने उसे फिर से उठाया, झाड़ा और फोल्डेड करके मां के पास रख दिया। उसके हाथ कांप रहे थे, पर वह कोशिश कर रहा था कि खुद को रोके रखे। दीपक अब 12 का नहीं लग रहा था। रात ने उसे जैसे अचानक बड़ा कर दिया था। उसने मां का चेहरा देखा, वही सुकून, वही हल्की मुस्कान। उसे याद आया, मां अक्सर कहा करती थी, जब कोई अपना देह छोड़ता है तो उसका प्यार हवा बनकर रह जाता है। शायद इसीलिए आज हवा में ठंड नहीं है, उसने मन में सोचा। वह उठा और आंगन में गया। मिट्टी गीली थी। सूरज की किरणों में छोटी छोटी भाप उठ रही थी। दूर से पड़ोस की औरतें बोल रही थीं, अरे आज तो ठंड जैसे भाग गई। हाँ, लगता है भगवान ने रहम कर दिया। कोई नहीं जानता था कि यह रहम किसने मांगा था। दीपक धीरे से चूल्हे के पास गया। मां का लोटा वहीं रखा था। बगल में 2 सूखी लकड़ियां जिनसे मां रात को आग जलाने की कोशिश कर रही थी। उसने हाथों से राख हटाई। नीचे थोड़ी सी लाल मिट्टी अब भी गर्म थी। वह उसे देखता रहा। मां, तू तो चली गई, पर तेरी गर्मी यहीं छोड़ गई, उसने धीमे से कहा। दोपहर तक गांव में खबर फैल गई, गोमती चली गई। लोग इकट्ठे होने लगे। कोई आंसू पोंछ रहा था, कोई सिर झुकाकर खड़ा था। गोमती सिर्फ एक गरीब औरत नहीं थी, वह उन सबकी गोमती अम्मा थी। किसी के बच्चे को बुखार होता तो वही गर्म पानी लेकर जाती। किसी के घर राशन नहीं होता तो वही अपना आटा बांटती। किसी की बहू पहली बार ससुराल आती तो वही जाकर उसकी चूड़ियां पहनवाती। एक बूढ़ी औरत बोली, अरे उस दिन जब मेरे पोते को सर्दी लगी थी, गोमती ने अपनी रजाई दे दी थी। खुद कांपती रही पर बच्चे को ओढ़ा दी। वही रजाई न थी? दीपक ने सिर झुका लिया। हाँ वही। पंडित जी आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, तेरी मां ने जो पुण्य किया है वो किसी को नसीब नहीं होता। दीपक चुप रहा। उसके अंदर कोई भारीपन था, मां को जाने देने का और खुद के अनकहे शब्दों का। शाम तक लोग चले गए। घर में फिर वही सन्नाटा था। दीपक ने मिट्टी का छोटा दीपक जलाया और मां के पास रखा। उसकी लौ छोटी थी पर स्थिर। वह मां के सिरहाने बैठा और बोला, मां, तू हमेशा कहती थी कि जो दूसरों को गर्मी देता है उसे ठंड नहीं लगती, पर तूने तो खुद को दे दिया। उसने रजाई उठाई और अपनी गोद में रख ली। उसका कपड़ा अब भी हल्का गर्म था। दीपक ने उसे सीने से लगाया। रजाई की सिलाई में उंगलियां फंसी। बीच में कुछ सिला हुआ महसूस हुआ। उसने खींचा पर कपड़ा नहीं टूटा। उसने सोचा, मां ने इसमें क्या छिपाया होगा। रात तक वह रजाई उसी तरह अपने पास रखे बैठा रहा। बाहर हवा चल रही थी पर कमरे के अंदर अजीब सी गर्मी थी, जैसे मां अब भी यहीं बैठी हो। धीरे धीरे उसे झपकी आने लगी। नींद में उसने देखा, वही कमरा, वही मां, पर वह खिड़की के पास खड़ी थी। उसके चेहरे से उजाला निकल रहा था। मां बोली, बेटा, रजाई संभाल कर रखना, आधी रजाई से भी पूरा संसार गर्म हो सकता है। दीपक कुछ कह पाता, इससे पहले ही नींद टूट गई। उसने आंखें खोली। सामने वही रजाई थी, पर अब उसे उसमें मां का चेहरा दिख रहा था, जैसे हर धागा उसकी मुस्कान से बुना गया हो। उसने मन में कहा, मां, मैं वादा करता हूं, अब किसी को ठंड नहीं लगने दूंगा। अगली सुबह गांव वाले फिर आए। कोई कह रहा था, आज भी ठंड कम है। कोई बोला, लगता है गोमती अम्मा की आत्मा गांव की रखवाली कर रही है। दीपक बस सुनता रहा। उसे लगा, सच यही है। उसकी मां कहीं नहीं गई, वो बस हवा बन गई है जो हर घर में घूम रही है। शाम को जब सब चले गए, दीपक चौपाल की ओर गया। वहां उसने रजाई को अपने कंधे पर डाला और बैठ गया। हवा चल रही थी मगर अब ठंडी नहीं थी। उसने आंखें बंद की और मन में कहा, मां, तू अकेली थी, अब मैं तेरी रजाई बांटूंगा। देखना, कोई भी इस गांव में कांपेगा नहीं।
आसमान में तारे चमक रहे थे। दूर खेतों से आती धुएं की गंध में वही जानी पहचानी गर्मी थी, गोमती की रजाई की, एक मां की, जिसने ठंड की सबसे लंबी रात को भी बांट दिया था। दीपक ने रजाई को धीरे से मोड़ा और अपने पास रखकर कहा, अब ये सिर्फ कपड़ा नहीं, मां का आशीर्वाद है। और यहीं से कहानी नया मोड़ लेने वाली थी, जहां यह रजाई मां की नहीं, गांव की बन जाएगी। और धीरे धीरे उस रजाई में छिपे रहस्य एक एक कर सामने आने लगेंगे। उस शाम गांव पर सर्दी का नया दौर उतर आया। हवा का रंग नीला हो गया था, सांस लेते ही गला सूख जाता था और खेतों से लौटते किसानों के पांवों से धूल नहीं, ओस झड़ती थी। दीपक अब अकेला था। उसने घर की खिड़की बंद की और मिट्टी के दीपक की लौ को बचाने की कोशिश की। दिया झिलमिला रहा था, जैसे मां का दिल अब भी वहीं कहीं धड़क रहा हो। आंगन के बीचों बीच रखी वही रजाई अब दीपक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। उसने उसे मोड़ा और एक टोकरी में रख दिया। हर मोड़ में जैसे कोई याद छिपी थी। किनारे पर हल्का सा पीला दाग था, हल्दी का, जो शायद मां की आखिरी पूजा की निशानी थी। बीच में कुछ जगहों पर धागा ढीला था। दीपक ने सोचा, मां तो हर चीज सलीके से रखती थी, फिर यह धागा क्यों खुला है? वह टोकरी के पास बैठ गया। बाहर से हवा फिर सरकी, जैसे दरवाजे से कोई देखने आया हो। दीपक ने धीरे से रजाई को खोला। नीचे का कपड़ा थोड़ा मोटा था। उसने उंगली से सिलाई को टटोला। वहां एक छोटा सा उभार था, जैसे अंदर कुछ सिला हुआ हो। उसने सोचा, क्या मां ने इसमें कुछ छिपाया था? उसने सुई धागा उठाया और एक कोना धीरे धीरे खोला। कपड़ा अलग हुआ तो अंदर से एक छोटा सा कागज निकला, पीला पड़ा हुआ, किनारे से जला सा। दीपक ने कांपते हाथों से उसे खोला। उस पर लिखा था, अगर यह रजाई कभी तेरे हाथ में आए तो इसे सिर्फ अपने लिए मत रख, इसका एक हिस्सा किसी को दे देना जिसे ठंड लगे। नीचे लिखा था, गोमती। दीपक के हाथ रुक गए। ये मां की लिखावट थी। उसने पन्ने को अपने सीने से लगाया। मां, तू जानती थी कि मैं इसे ढूंढ लूंगा। वह रजाई के बाकी हिस्सों को भी टटोलने लगा। उसे और कुछ नहीं मिला, पर अब उसे एहसास हो गया, ये रजाई सिर्फ कपड़ा नहीं थी, मां की कोई अधूरी बात थी, कोई अधूरा काम। रात को वह चूल्हे के पास बैठा था। उसने मां की वही बातें याद की। बेटा, गर्मी बांटी जाती है, ठंड खुद ही घट जाती है। उसने बाहर देखा। गांव के छोर पर मिट्टी का एक घर था, बूढ़ी सावित्री का, जो हर सर्दी में कांपती रहती थी। दीपक उठा। उसने रजाई का एक किनारा फाड़ा, इतना ही कि उसका आधा टुकड़ा अलग हो गया। उसने उसे अपनी बाहों में दबाया और बाहर निकल गया। रास्ते में हवा सीटी जैसी बज रही थी, पर दीपक के कदम ठंडे नहीं थे। उसके पांव मिट्टी में ढंस रहे थे और दिल में कोई गर्म लहर उठ रही थी। वह सावित्री के घर पहुंचा। दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से धीमी आवाज आई, कौन? मैं दीपक हूं अम्मा। इतनी रात में क्या काम? बस एक चीज देने आया हूं, दीपक ने कहा। उसने दरवाजे की झिड़ी से हाथ बढ़ाकर आधी रजाई का टुकड़ा अंदर रखा। सावित्री ने अचरज से पूछा, ये क्या है बेटा? दीपक बोला, बस इसे ओढ़ लेना अम्मा, आज रात ठंड नहीं लगेगी। और वह बिना जवाब सुने चला गया। रात बहुत ठंडी थी, पर अगले दिन जब दीपक उठा तो कुछ अजीब हुआ। सावित्री आंगन में खड़ी थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने गांव वालों से कहा, रात को कोई आया था, रजाई रख गया, आज पहली बार ठंड नहीं लगी। गांव में हलचल मच गई। लोग बोले, कौन था वो? पता नहीं, चेहरा नहीं देखा, सावित्री ने कहा। दीपक दूर से यह सब सुन रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, बस मन में दो शब्द गूंजे, मां का वादा। उस शाम जब वह घर लौटा, उसने रजाई के बाकी हिस्से को मोड़ा। अब वह पहले जैसी नहीं रही थी। जगह जगह से हल्की गर्मी उठ रही थी, जैसे उसने किसी और की ठंड अपने अंदर खींच ली हो। दीपक ने उस पर हाथ रखा। कपड़ा थोड़ी देर तक धड़कता रहा, मानो कोई कह रहा हो, देखा बेटा, गर्मी बांटी जाती है तो लौट आती है। उस रात दीपक ने पहली बार ठंड के बजाय सुकून महसूस किया। बाहर फिर हवा चली, पर अब उसमें कांप नहीं, कोई मधुरता थी। और तभी उसे मां की वो पंक्ति याद आई, आधी रजाई से भी पूरा संसार गर्म हो सकता है। उसने दीवार की तरफ देखा। मां की तस्वीर अभी टंगी नहीं थी, पर उसे महसूस हुआ कि वह वहीं है, मुस्कुराती हुई।
धीरे धीरे दीपक को समझ आने लगा कि यह रजाई एक रहस्य है। हर सर्द रात में वह उसे किसी न किसी के पास भेजेगा और शायद एक दिन वो खुद समझ पाएगा क्यों उस सुबह ठंड किसी को नहीं लगी थी। रात के आखिरी हिस्से में उसने रजाई को फिर से मोड़ा और दीवार से टेक लगाकर आंखें बंद की। अब उसे नींद नहीं आ रही थी, बल्कि एक नई जिम्मेदारी जाग रही थी, एक मां की अधूरी कहानी को पूरा करने की। दूसरे दिन से गांव में कुछ अलग सा माहौल था। सुबह की ओस उतनी ठंडी नहीं लगी और लोगों के चेहरों पर अजीब सी राहत थी। हर कोई यही कह रहा था, इस साल की ठंड कुछ अजीब है, जैसे कोई गर्म सांस चल रही हो। दीपक चौपाल पर बैठा ये सब सुन रहा था। वह कुछ नहीं बोला, पर उसके दिल में हल्की मुस्कान थी। उसे पता था ये सब उसी आधी रजाई का असर है। गांव का बुजुर्ग मोतीराम अपनी धोती संभालते हुए बोला, भाई, कल रात में बाहर सो गया था, पर एकदम ठंड नहीं लगी। किसी ने हंसकर कहा, लगता है कोई अदृश्य चूल्हा जल गया गांव में। सब हंसे, पर दीपक के मन में वही मां की आवाज गूंज रही थी, आधी रजाई से भी पूरा संसार गर्म हो सकता है। शाम तक दीपक ने ठान लिया, अब यह गर्मी सिर्फ एक घर तक नहीं रहेगी। उसने घर लौटकर रजाई खोली, उसकी तहों में उंगलियां फेरी। अब भी उसमें हल्की गर्मी थी, जैसे किसी ने भीतर अंगीठी रख छोड़ी हो। वह चूल्हे के पास बैठ गया और खुद से बोला, मां, अब तेरी रजाई किसी एक को नहीं, पूरे गांव को ओढ़नी होगी। रात होते ही उसने रजाई का दूसरा टुकड़ा काटा, छोटा सा हिस्सा, लेकिन उसमें भी मां की खुशबू थी। वह भागा भागा ठाकुर हवेली के पीछे बने झोपड़ों की ओर गया, जहां मजदूर और अनाथ बच्चे रहते थे। एक झोपड़ी में बूढ़ा रघुनाथ कांप रहा था। उसके पास कोई चादर नहीं थी। दीपक चुपचाप गया और आधी रजाई का वो टुकड़ा उसके पैरों पर रख दिया। रघुनाथ ने नींद में करवट बदली, चेहरे पर सुकून उतर आया। दीपक पीछे हट गया। उसने आसमान की ओर देखा। चांद बादलों में छिपा था, पर हवा की ठंड अब कुछ नरम लगी। सुबह जब गांव के लोग उठे तो फिर वही चर्चा, रघुनाथ को आज ठंड नहीं लगी। अरे, उसके झोपड़े में तो कोई आग भी नहीं थी। क्या किसी ने उसे रजाई दी? नहीं, वो कहता है खुद रखी मिली थी। धीरे धीरे ये खबर फैल गई। गांव में कोई अजनबी रात को घूमता है और जिसे ठंड लगती है उसे रजाई ओढ़ा देता है। कोई कहता वो आत्मा है, कोई कहता भगवान ने भेजा है, पर कोई नहीं जानता था कि वो अजनबी और कोई नहीं, दीपक था। रात दर रात वह किसी न किसी के घर जाता, कभी किसी बच्चे के ऊपर चादर रखता, कभी किसी बूढ़ी औरत के दरवाजे पर कपड़ा छोड़ाता। हर सुबह गांव में वही जुमला दोहराया जाता। आज फिर ठंड कम लगी। एक दिन जब वह वापस लौट रहा था, उसे रास्ते में छोटी पायल मिली, ठीक वही जो उसकी मां बचपन में पहनती थी। वह रुका, चारों ओर देखा, कोई नहीं था। हवा बहुत हल्की चली और उसी पल रजाई का कोना खुद ब खुद उठ गया। दीपक के शरीर में सिहरन दौड़ गई। मां, उसने धीरे से कहा। हवा ने उसके गाल को छुआ, बस इतना ही, जैसे किसी ने थपथपाकर कहा हो, चलते रहो बेटा। उस दिन से दीपक को यकीन हो गया, वो अकेला नहीं है। हर बार जब वह रजाई लेकर निकलता, हवा की चाल बदल जाती, ठंड अपनी धार खो देती। गांव के बाहर के इलाके में भी अब लोग ये बात करने लगे थे, चंदेरी गांव में ठंड नहीं लगती। वहां कोई मां रात को घूमती है और लोगों को गर्माहट दे जाती है। एक रात जब दीपक लौट रहा था, उसे चौपाल के पास दो बच्चे मिले। एक बच्चे ने पूछा, भैया, क्या तुम वही हो जो रजाई बांटते हो? दीपक ठिठक गया। तुम्हें कैसे पता? उसने पूछा। दूसरा बच्चा बोला, हमने कल रात देखा था, तुम्हारे साथ कोई और थी, सफेद कपड़ों में, बाल खुले थे और उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। दीपक के पैरों के नीचे की मिट्टी सुन्न हो गई। वह समझ गया, मां अब सिर्फ याद नहीं रही, वो रजाई के साथ चलने लगी है। अगले कुछ हफ्तों में गांव में ठंड तो रही, पर किसी को कांपना याद नहीं रहा। लोग कहते, जिस घर के बाहर सुबह मिट्टी में हल्का निशान मिल जाए, वहां रात को रजाई वाली मां आई थी। दीपक हर रात वही काम करता रहा, पर अब जब भी वो रजाई किसी को देता, वो महसूस करता कोई अदृश्य हाथ उसके साथ है। कभी रजाई खुद खुल जाती, कभी हवा किसी दरवाजे को अपने आप धकेल देती, जैसे मां सच में उसके साथ चल रही हो।
धीरे धीरे आधी रजाई की कहानी गांव की हदें पार कर गई। दूर दूर से लोग आने लगे, देखने, महसूस करने और यकीन करने। पर दीपक जानता था ये सब बस मां की अधूरी दुआ पूरी हो रही थी। और अभी इस रजाई की कहानी खत्म नहीं हुई थी। अभी वो रात आनी बाकी थी जिसमें पूरी रजाई की ताकत दिखेगी। वो रात जो तय करेगी कि क्या सच में मां की गर्मी हमेशा बनी रह सकती है या नहीं। उस साल की सर्दी अलग थी। दिन में भी हवा में बर्फ की झनक थी और रातें तो जैसे पत्थर बन गई थीं। गांव के कुएं पर पानी जमने लगा था और सांसें निकलते ही धुएं की तरह हवा में लटक जाती। लोग सुबह चौपाल पर मिलते तो सबसे पहला वाक्य यही होता, इस बार ठंड पिछले 20 सालों से भी ज्यादा है। पर फिर कोई कह देता, हाँ, लेकिन अब भी उतनी नहीं लगती जितनी लगनी चाहिए। हर कोई जानता था कि वजह क्या है, पर कोई खुलकर बोलता नहीं था। रजाई वाली मां की बात अब भक्ति जैसी हो गई थी। दीपक उस रात भी अपने छोटे कमरे में बैठा था। उसकी गोद में वही रजाई रखी थी। अब उसका रंग पहले से और हल्का हो गया था, जैसे कपड़े की जगह उस पर अब दुआओं की परत चढ़ गई हो। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि रजाई के अंदर से हल्की गुनगुनी लहरें उठ रही हैं। उसने हथेलियां रखीं, सचमुच गर्म थी। बाहर हवा का स्वर डराने वाला था। दरवाजे के नीचे से धूल नहीं, ओस का पानी रिस रहा था। पीपल के पत्ते ऐसे कांप रहे थे जैसे हर पत्ता किसी अनकहे डर की कहानी सुना रहा हो। दीपक ने खिड़की से बाहर झांका। पूरा गांव जैसे बर्फ की चादर में ढक गया था। कहीं कोई आवाज नहीं, बस हवा की चीख। उसने मन ही मन कहा, आज की रात तो मां भी कांप जाती। तभी दरवाजे पर एक बहुत हल्की ठक ठक हुई। दीपक चौंका, इतनी रात को कौन? वह उठा, रजाई कंधे पर डाली और दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, बस हवा का एक झोंका आया और उसके पैरों के पास रजाई का एक कोना झुक गया, मानो किसी ने हल्के से खींचा हो। मां, उसके मुंह से अपने आप निकला। फिर उसने देखा, मिट्टी पर कुछ निशान थे, जैसे किसी नंगे पैर वाली औरत चली हो। वो निशान रजाई को खींचते हुए गांव के बाहर वाली झोपड़पट्टी की दिशा में जा रहे थे। दीपक बिना कुछ सोचे रजाई समेटकर निकल पड़ा। हवा तेज थी, पर उसे ठंड नहीं लग रही थी। हर कदम के साथ उसकी सांसें गर्म हो रही थीं और उसके कानों में मां की आवाज गूंज रही थी, जिसे ठंड लगती है उसे पहले गर्मी दे, बाकी खुद चलाएगी। वह जब तक झोपड़ियों तक पहुंचा, आसमान पूरी तरह बादलों से ढक चुका था। एक बिजली चमकी और उसके उजाले में दीपक ने देखा, एक औरत अपने 2 बच्चों को गोद में लिए कांप रही थी। उसके पास कोई कपड़ा नहीं था, बस एक पुरानी बोरी। दीपक की आंखें भर आईं। वह बिना कुछ कहे उनके पास गया और रजाई उनके ऊपर डाल दी। बच्चे चुप हो गए। औरत ने सिर उठाकर देखा। तुम कौन हो बेटा? दीपक ने धीरे से कहा, मैं बस किसी का बेटा हूं जो नहीं चाहता कि किसी को ठंड लगे। और वह मुड़कर चला गया। पर जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ा, उसके पीछे से बच्चे की आवाज आई, मां, अब गर्म लग रहा है। दीपक ठिठक गया। उसके चेहरे पर आंसू गिर पड़े, पर वे ठंडे नहीं थे, गर्म थे, जैसे किसी चूल्हे का पानी। वह घर लौटा तो देखा, रजाई के किनारे अब चमक रहे थे। कपड़े की जगह जैसे हल्की रोशनी बुनी हो, और बीच में जहां उसने आधा हिस्सा फाड़ा था, वहां सुनहरी सिलाई बन गई थी, बिल्कुल नई, जैसे किसी ने उसे फिर से जोड़ दिया हो। दीपक कांप उठा। ये क्या है मां? उसने कहा। हवा चली और दीवार पर टंगी दीपक की मां की पुरानी तस्वीर हल्के से हिली। उसकी मुस्कान अब पहले से और गहरी लग रही थी। अगली सुबह गांव में फिर हलचल थी। अरे, झोपड़ी वाली औरत बच गई, कह रही थी कोई आया था रात को। उसने रजाई दी और रजाई से गर्मी निकल रही थी। वो कौन था? किसी के पास जवाब नहीं था, पर सबकी निगाहें एक ही दिशा में गईं, दीपक के घर की ओर। दीपक ने कोई सफाई नहीं दी, बस रजाई को आंगन में सूखने के लिए डाल दिया। धूप पड़ते ही उसमें से हल्की सी चमक निकलने लगी। गांव के बच्चे बोले, देखो, ये रजाई तो जादू करती है। दीपक ने उन्हें देखा, मुस्कुराया और कहा, जादू नहीं बेटा, ये दुआ है। और उसी पल उसे एहसास हुआ, यह रजाई अब सिर्फ उसकी नहीं रही, अब यह हर उस इंसान की थी जिसे किसी मां की गर्मी की जरूरत थी। उसने आसमान की ओर देखा। सूरज अब पूरा निकल चुका था, पर उसे महसूस हुआ कि असल रोशनी तो उसकी रजाई के भीतर जल रही थी। उसने मन ही मन कहा, मां,
आज ठंड की सबसे बड़ी रात थी, पर तू फिर जीत गई। और वहीं आंगन में हवा बहती रही, गरम, सुकून भरी, जैसे किसी ने फिर कहा हो, सो जा बेटा, माँ को ठंड नहीं लगती। कुछ ही दिनों में पूरा गांव इस नई बात से गूंज उठा। रजाई वाली माँ। हर गली, हर चौपाल, हर घर में वही चर्चा थी। किसी के आंगन में कोई चादर रखी मिली थी, किसी के सिरहाने गरम कपड़ा। सब कहते, रात को कोई आया था, चेहरा नहीं दिखा, पर ठंड खत्म हो गई। गांव की औरतें सुबह सुबह कुएं पर जुटती और आपस में धीरे धीरे बातें करती। भाभी, लगता है गोमती अम्मा लौट आई हैं। हाँ बेटा, दीपक कहता है कि उसने कुछ नहीं किया, पर किसे यकीन है। कोई मुस्कुराती, कोई सिर हिलाती, पर सबके मन में एक ही भाव था, गर्मी आ रही है, ठंड हार रही है। दीपक अब हर रात और बेचैन रहने लगा था। वो समझ नहीं पा रहा था, क्या ये सब सच में माँ का कमाल है या उसकी अपनी रजाई में कोई चमत्कार छिपा है। रात के वक्त जब पूरा गांव सो जाता, वो रजाई को अपनी गोद में लेकर बैठता और उससे बात करने की कोशिश करता। माँ, अगर तू सच में यहाँ है तो एक बार बोल दे, मैं डर नहीं मानूंगा। लेकिन जवाब में सिर्फ हवा की सरसराहट आती। कभी खिड़की की झिड़ी से कोई ठंडी सांस अंदर आती, कभी दिए की लौ एक पल के लिए हिल जाती। बस इतना ही, जैसे कोई है भी और नहीं भी। एक रात वह आधी नींद में था कि उसे रजाई के अंदर से कुछ आवाज सुनाई दी, बहुत हल्की, जैसे किसी ने फुसफुसाकर कहा हो, बांट दे। वह झटके से उठ बैठा। उसने रजाई खोली, देखा, कुछ नहीं था, लेकिन कपड़े की तहों में हल्की चमक थी। वह बाहर आया, रजाई को आंगन में फैलाया और उसी रोशनी में उसके नीचे मिट्टी पर निशान दिखे, नंगे पैर के, जैसे किसी औरत ने अभी अभी चलकर छोड़े हों। उसका गला सूख गया। उसने धीरे से कहा, माँ। हवा चली और दरवाजा अपने आप खुल गया। ठंडी हवा नहीं आई, बल्कि एक गर्म झोंका आया जिसमें हल्दी और मिट्टी की खुशबू थी। दीपक ने महसूस किया कि ये वही खुशबू है जो उसकी माँ के हाथों से आती थी। उसके गाल पर किसी ने बहुत हल्के से थपकी दी, जैसे कहा गया हो, चलते रहो। वह भीतर भागा, रजाई को उठाया और अपने सीने से लगाया। उसने आंखें बंद की तो देखा, वहीं उसकी माँ गोमती सफेद साड़ी में चौपाल के पास खड़ी है, हाथ में वही रजाई लिए मुस्कुरा रही है और उसके आसपास एक हल्की रोशनी फैली हुई है। वह सपना था या सच, दीपक समझ नहीं पाया, पर जब उसने आंखें खोलीं, रजाई की तहों में मिट्टी के कण थे और उन पर नंगे पैरों के निशान। अगले दिन सुबह गांव के सरपंच मोतीराम खुद दीपक के घर आए। उन्होंने कहा, बेटा, आज एक बात तय करनी होगी। क्या बात है काका? गांव में सब लोग कह रहे हैं तू ही है वो जो रात को रजाई बांटता है। अगर सच है तो बता दे, हम सब मिलकर तेरे साथ देंगे। दीपक कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा, काका, मैं तो बस अपनी माँ की रजाई बांटता हूँ, बाकी काम वो खुद करती हैं। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। मोतीराम बोले, मतलब? दीपक ने नीचे देखा और बस इतना कहा, कभी कभी माँ शरीर से नहीं, मन से लौटती है। वो वाक्य जैसे हवा में तैर गया। उस दिन से किसी ने उससे और कुछ नहीं पूछा। लोग बस उसे देखने लगे जैसे वो कोई साधु हो। शाम होते होते चौपाल पर अजीब सा माहौल बनने लगा। लोग अपने अपने पुराने कपड़े और चादरें लेकर आने लगे। किसी ने कहा, अगर गोमती अम्मा लौट आई हैं तो हम भी कुछ दें। किसी ने कहा, गर्मी बांटने से ठंड घटती है। दीपक ने देखा, लोग अब माँ के कहे को मानने लगे हैं। वह मुस्कुराया, पर उसके भीतर कहीं एक हल्की चिंता थी। अगर ये रजाई सच में माँ की आत्मा से जुड़ी है तो क्या होगा जब सारे हिस्से बांट दिए जाएंगे? क्या वो हमेशा मेरे साथ रहेगी या फिर चली जाएगी? उस रात दीपक ने पहली बार रजाई को अपनी गोद में लेकर रोया। वो रोया, पर डर के नहीं, क्योंकि अब उसे पता था कि यह रजाई किसी एक की नहीं रही, ये माँ की तरह पूरे गांव की हो चुकी है। हवा फिर चली, दिए की लौ झुकी और कमरे में हल्की गर्म रोशनी फैल गई। दीपक ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है माँ, अब मैं बांट दूंगा, पर जब तू लौटेगी तो सिर्फ हवा की तरह नहीं, किसी चेहरों की मुस्कान में। बाहर उसी वक्त पीपल की शाख से एक पत्ता गिरा, धीरे, बहुत धीरे, और सीधे रजाई के ऊपर आकर टिक गया।
जैसे किसी ने आशीर्वाद दिया हो। और अगले दिन से शुरू हुई वो परंपरा जिसने पूरे गांव का चेहरा बदल दिया। मां की गर्मी बांटो। लेकिन दीपक के भीतर अब भी एक सवाल गूंज रहा था, क्या ये गर्मी हमेशा रहेगी या एक दिन ये रजाई सच में ठंडी हो जाएगी। ठंड अपने चरम पर थी। गांव के तालाब पर बर्फ की परत जम चुकी थी। सुबह उठते ही सांस से धुआं निकलता और रात में तो जैसे आसमान भी जम जाता। पर इस बार गांव में एक अलग ही गर्मी थी, मन की, भरोसे की और मां की याद की। चौपाल पर मोतीराम ने कहा, भाई, जब से गोमती अम्मा की रजाई की बात फैली है, लगता है ठंड कम पड़ गई। किसी ने कहा, ये चमत्कार नहीं, प्यार का असर है। और किसी ने जोड़ दिया, क्यों ना हम भी रजाई बांटें ताकि ये गर्मी पूरे गांव में फैल जाए। दीपक ये सुनकर शांत मुस्कुरा दिया। उसने कहा, काका, मां यही चाहती थी। चलो हम सब मिलकर इस सर्दी में किसी को कांपने नहीं देंगे। उस शाम जब सूरज ढलने लगा, दीपक ने अपनी रजाई के 5 छोटे टुकड़े किए। हर टुकड़ा मां के आशीर्वाद जैसा था। फिर उसने गांव के बच्चों, औरतों और बुजुर्गों को बुलाया। चौपाल के बीच में उसने एक छोटा सा दीपक जलाया और कहा, आज से ये हमारी परंपरा होगी, मां की गर्मी बांटो। हर घर एक पुराना कपड़ा, एक चादर किसी जरूरतमंद को देगा। लोगों ने सिर झुकाया। कोई अपनी पुरानी शॉल लाया, कोई अपने बच्चे की छोटी रजाई। सबने दीपक के सामने रख दी। मिट्टी के आंगन में कपड़ों का ढेर बन गया। हल्की हवा चली और कपड़ों में से हल्की गर्म बयार उठी। दीपक ने आंखें बंद की। उसके कानों में मां की आवाज गूंज रही थी, गर्मी बांट दो, ठंड खुद कम हो जाएगी। उस रात दीपक ने पहली बार सुकून की सांस ली। वो सोच रहा था, अब मां का काम पूरा हो गया। लेकिन किस्मत ने शायद अभी आखिरी परत नहीं खोली थी। रात के करीब 11 बजे होंगे। गांव में सन्नाटा था। चूल्हों की राख बुझ चुकी थी। दीपक अकेला चौपाल में बैठा था, रजाई अपनी गोद में लिए। धीरे धीरे नींद सी आने लगी, पर तभी उसे एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। उसने सिर उठाया। रजाई के किनारे अपने आप हिल रहे थे, धीरे धीरे, जैसे किसी ने नीचे से हवा भरी हो। दीपक ने धीरे से फुसफुसाया, मां, तू है ना? उसने देखा, रजाई के बीच में हल्की रोशनी चमकने लगी और कुछ ही पल में कपड़े पर हल्दी रंग का निशान उभर आया, एक हथेली का निशान। दीपक के होंठ सूख गए। वो कांप उठा, पर डर नहीं लगा। उस हथेली के निशान में वही आकृति थी, पतली उंगलियां, एक छोटी सी चूड़ी की छाप, बिल्कुल मां की जैसी। वो निशान कुछ पल तक चमकता रहा, फिर धीरे धीरे धुंधला पड़ गया और कपड़ा फिर सामान्य दिखने लगा। दीपक के दिल में सवालों का सैलाब उमड़ा। क्या मां सच में लौट आई? क्या यह रजाई अब जीवित चीज बन चुकी है, या यह मेरे भरोसे का जवाब है? उसने रजाई को सीने से लगाया और कहा, मां, अगर तू मेरे साथ है तो मुझे बता, अब मुझे क्या करना चाहिए? हवा ने जवाब दिया। धीरे से चौपाल के कोने में रखे बंडल हिले और एक पुराना कपड़ा नीचे गिर गया। दीपक ने देखा, वो वही चादर थी जो उसने सावित्री अम्मा को दी थी, अब वापस उसके पैरों में थी। पर अजीब बात यह, वो चादर अब नई दिख रही थी, जैसे किसी ने रात भर उसमें नई सिलाई डाल दी हो। दीपक ने हाथ लगाया। कपड़ा गर्म था, उस पर हल्का सुनहरा धागा चमक रहा था, जो खुद ब खुद मां शब्द का आकार बना रहा था। उसके दिल में सिहरन दौड़ गई। वो धीरे से बोला, मां, तू चाहती है कि मैं इसे फैलाता रहूं जब तक कोई कांपता रहे? वो उठा, रजाई को कंधे पर डाला और उसी रात फिर निकल पड़ा। इस बार पूरे गांव की गलियों में, हर घर के सामने वो रुकता, रजाई का कोना दरवाजे पर रखता और मां का नाम लेकर कहता, गर्मी बांट दी। सुबह जब गांव जागा तो हर घर के सामने कुछ न कुछ पड़ा था, कहीं चादर, कहीं कपड़ा, कहीं रजाई का छोटा हिस्सा। कोई समझ नहीं पा रहा था कब और कैसे हुआ, पर एक बात सबने महसूस की, उस सुबह ठंड फिर से कम थी। मोतीराम चौपाल पर आए, बोले, ये वही मां है जो अब भी गांव की रखवाली करती है। और किसी ने जोड़ा, अब ये रजाई दीपक की नहीं, पूरे गांव की है। दीपक बस मुस्कुराया। वो जानता था मां ने अपना आशीर्वाद हमेशा के लिए बांट दिया है, और अब जब तक यह रजाई गांव में है, ठंड किसी को नहीं लगेगी। लेकिन उसी रात जब दीपक सोने गया, रजाई के कोने पर फिर वही हल्की चमक उभरी और इस बार उस पर लिखा था,
अभी अधूरा हूं बेटा। दीपक के चेहरे पर सन्नाटा फैल गया। उसने मन ही मन कहा, मां, अब कौन सा अधूरा काम बचा है? और बस हवा ने जवाब दिया, देखना अगली ठंडी रात में। अगली सुबह गांव में धूप तो थी, पर हवा अब भी ठंडी थी। ऐसी ठंड जो शरीर में नहीं, मन में उतर जाती है। दीपक चौपाल के किनारे बैठा रजाई को देख रहा था। रात की वो चमक अब मिट चुकी थी, पर कपड़े पर हल्की उभरी लकीरें अभी भी बाकी थीं, जैसे किसी ने उंगलियों से कुछ लिखा हो और वो शब्द मिटते मिटते रह गए हों। उसके कानों में मां की वो आखिरी आवाज गूंज रही थी, अभी अधूरा हूं बेटा। वो सोच में डूब गया। मां अधूरी कैसे हो सकती है? उसने तो अपनी सारी गर्मी, सारा प्यार दे दिया। उसने रजाई की तह खोलनी शुरू की। हर तह जैसे कोई याद खोल रही थी। एक कोने में हल्दी का दाग, दूसरे में टूटी सिलाई और बीच में एक जगह जहां कपड़ा थोड़ा उभरा हुआ था। दीपक ने उंगलियों से उसे दबाया। अंदर कुछ कड़क महसूस हुआ। वो सुई और धागा लेकर बैठ गया और बहुत धीरे से उस जगह की सिलाई खोलने लगा। कुछ ही देर में कपड़े की तहों से एक छोटा सा कपड़ा लिपटा हुआ पोटला निकला। दीपक ने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर कुछ पुरानी पीली पड़ चुकी चिट्ठियां थीं। हर एक पर किसी का नाम लिखा था। उसने पहली चिट्ठी खोली। ऊपर लिखा था, श्यामलाल, बनिए की बेटी की शादी वाले दिन। नीचे मां की लिखावट थी, उस दिन मैंने अपनी रजाई का आधा हिस्सा दिया था। उसने कहा था, जब भी ठंड लगे मुझे याद करना। अब वो दूर चला गया है, पर उसकी बेटी की शादी में कोई ठिठुरे नहीं, यही मेरा वादा था। दीपक ने दूसरी चिट्ठी खोली। उस पर लिखा था, रघुनाथ, बरसात की रात। मां ने लिखा था, जब तू भीगा हुआ लौटा था मैंने तुझे अपनी रजाई का किनारा ओढ़ाया था। तू बोला था एक दिन इसे लौटा दूंगा। वो दिन कभी आया नहीं। फिर तीसरी चिट्ठी, सरपंच मोतीराम, पहली सर्दी। उसमें लिखा था, तेरे घर में नया बच्चा हुआ था, ठंड बढ़ी थी, मैंने रजाई का टुकड़ा तुझे दिया। तू बोला था इसे आशीर्वाद मानूंगा। वो टुकड़ा फिर कभी लौट आया नहीं गया। पर अगर ये रजाई कभी बेटे के हाथ में पहुंचे तो उसे कहना, मां के अधूरे वादे पूरे कर देना। दीपक की आंखें भर आईं। अब सब समझ में आने लगा था। मां के अधूरे काम का मतलब ये था, वो हर सर्दी में किसी को गर्मी देती, पर कभी ये वादे पूरे नहीं हुए। उसके जाने के बाद रजाई में वही वादे सी गए थे जिन्हें अब दीपक को निभाना था। उसने सारे नाम नोट किए, श्यामलाल, रघुनाथ, मोतीराम, हर वो इंसान जो मां के दिए टुकड़े से गर्म हुआ था। वो बोला, मां, तूने तो हर किसी को दिया, अब मैं उन्हें लौटाने जाऊंगा तेरे नाम की गर्मी के साथ। उस शाम दीपक गांव में घूमने निकला। सबसे पहले वह श्यामलाल के घर गया। श्यामलाल अब बूढ़ा हो गया था, पर उसके घर की दीवार पर वही पुराना कपड़ा टंगा था जो कभी गोमती ने दिया था। दीपक ने कहा, काका, इसे लौटा दो। मां ने कहा था, जब ठंड कम लगे तो ये दूसरों को देना। श्यामलाल की आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, ये रजाई का टुकड़ा मुझे गर्मी देता रहा, अब तू ले जा ताकि किसी और को मिले। दीपक ने वह टुकड़ा लिया और मां की रजाई में जोड़ दिया। कपड़ा अपने आप जुड़ गया, सिलाई नहीं की, पर धागे अपने आप मिल गए। अब रजाई पहले से बड़ी और भारी हो चुकी थी। वह रघुनाथ के घर गया, मोतीराम के पास भी। हर किसी के पास मां का एक टुकड़ा था, हर किसी की याद में वही कहानी। उस रात जब ठंड लगी थी, गोमती अम्मा आई थी। हर टुकड़ा जोड़ते ही रजाई और गर्म होती गई। दीपक को लग रहा था जैसे वो सिर्फ कपड़ा नहीं, मां की आत्मा को जोड़ रहा है। रात तक उसने सारे टुकड़े जोड़ दिए। अब रजाई लगभग पूरी थी, बस बीच में एक छोटा हिस्सा खाली था, वहां हल्की सी चमक थी। दीपक ने हाथ रखा तो रजाई ने जैसे सांस ली। बहुत हल्की आवाज आई, अब सिर्फ एक वादा बाकी है। दीपक ने पूछा, कौन सा मां? पर कोई जवाब नहीं मिला। बस हवा चली और कमरे में मां की खुशबू भर गई। उसने रजाई को अपने पास रखा और बोला, ठीक है मां, कल सुबह मैं आखिरी वादा भी पूरा कर दूंगा। तू देखना, अब कोई ठंड में कांपेगा नहीं। पर उसे नहीं पता था आखिरी वादा सबसे मुश्किल था, क्योंकि वो किसी और के लिए नहीं, खुद दीपक के लिए था। सुबह सूरज निकला, पर उसकी किरणों में गर्मी नहीं थी। आसमान पर पतली धुंध थी,
जैसे किसी ने सफेद चादर फैला दी हो। दीपक ने पूरी रात रजाई अपने पास रखी थी। अब वह लगभग पूरी थी। हर टुकड़ा, हर धागा मां के अधूरे वादों से जुड़ चुका था। बस बीच में एक छोटा सा हिस्सा खाली था, वो जगह जहां पिछली रात चमक हुई थी। उसने हथेलियां उस हिस्से पर रखीं। रजाई ने हल्का सा ताप छोड़ा और उसी पल उसे लगा जैसे किसी ने कान के पास फुसफुसाया, अब तेरा वादा बाकी है बेटा। दीपक का दिल तेजी से धड़कने लगा। मेरा वादा? वो सोचने लगा, मां ने तो अपने सारे अधूरे काम पूरे कर दिए, अब मेरा क्या रह गया है। उसी दोपहर वह चौपाल गया। वहां बूढ़े रघुनाथ बैठे थे, सामने मोतीराम और कुछ बच्चे पास में खेल रहे थे। दीपक ने सबको बताया कि मां की रजाई पूरी हो चुकी है, अब वो पूरे गांव को एक साथ ओढ़ानी है। लोगों की आंखें चमक उठीं। सब बोले, आज रात ही कर देंगे बेटा। पर तभी आसमान का रंग बदल गया। दूर पहाड़ियों से काले बादल उमड़ने लगे। हवा का तापमान अचानक गिर गया। किसी ने कहा, लगता है इस साल की सबसे ठंडी रात आने वाली है। दीपक ने ऊपर देखा। सूरज जैसे डूबने से पहले कांप रहा था। वो समझ गया, यही वो रात है। मां का आखिरी वादा इसी रात पूरा होगा। शाम होते होते हवा चाकू जैसी हो गई। लोग अपने घरों में सिमट गए। दीपक ने रजाई कंधे पर रखी और बाहर निकला। हर कदम पर हवा चुभ रही थी। उसके होंठ सूख गए, पर कदम रुके नहीं। वह चौपाल पहुंचा जहां मां की पुरानी तस्वीर टंगी थी। उसने रजाई उसी तस्वीर के नीचे रखी और कहा, मां, अब मैं तेरे सारे टुकड़े जोड़ चुका हूं, अगर कुछ बाकी है तो बता दे। हवा चली। रजाई के बीच से वही हल्की रोशनी निकली और धीरे धीरे उस रोशनी ने शब्द बनाए, तूने सबको ओढ़ाया बेटा, अब खुद को ओढ़ा। दीपक की सांस रुक गई। खुद को? उसे लगा जैसे कोई कह रहा हो, जितनी ठंड तूने सबकी बांटी, अब वही तेरी परीक्षा है। वो चौपाल के बीच बैठ गया। हवा और तेज हो गई। दीपक ने रजाई ओढ़ ली, पूरी की पूरी। पहली बार उसने महसूस किया कि इसमें सिर्फ गर्मी नहीं, यादें भी थीं। हर टुकड़ा, हर धागा किसी की दुआ था। आंखें बंद करते ही वो जैसे किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया। वहां मां खड़ी थी, सफेद साड़ी में, हाथ फैलाए, मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, तूने सबके लिए ठंड खत्म की बेटा, अब आखिरी ठंड खुद से लड़। दीपक ने धीरे से कहा, अगर ये आखिरी ठंड है मां तो मैं तैयार हूं। वो बोली, आज की रात तेरी होगी, कल सुबह मेरी। और अचानक हवा चलना बंद हो गई। गांव पर एकदम सन्नाटा छा गया। लोगों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए, पर चौपाल के बीच एक दिया जल रहा था और उसी के पास दीपक बैठा था, रजाई ओढ़े, आंखें बंद की। रात बढ़ती गई। हवा फिर चली। दीपक के होंठ नीले पड़ने लगे, सांसें धीमी होने लगीं, पर उसके चेहरे पर वही शांति थी जो गोमती के चेहरे पर उस सुबह थी जब वो ठंड में कांपते हुए मुस्कुरा रही थी। रात के तीसरे पहर आकाश में एक तेज बिजली चमकी। चौपाल पर बैठे लोगों ने देखा, जहां दीपक बैठा था वहां से हल्की सुनहरी रोशनी उठी। कोई चिल्लाया, दीपक जल गया। लोग दौड़ पड़े। जब वो पहुंचे, दीपक शांत बैठा था। रजाई उसके चारों ओर लिपटी हुई थी, पर अब वो रजाई बदल चुकी थी। उसके धागे से रोशनी निकल रही थी। कपड़ा चमक रहा था जैसे किसी ने हर धागे में सूरज की किरणें सी दी हों। मोतीराम ने कांपते हुए कहा, देखो, गोमती अम्मा की रजाई अब पूरी हो गई। किसी ने धीरे से दीपक के माथे पर हाथ रखा। वो ठंडा नहीं था, गर्म था। ऐसा लगा जैसे उसकी देह में चूल्हे की आंच बस गई हो। सुबह जब गांव जागा तो सबको महसूस हुआ, ठंड गायब है। किसी को सर्दी नहीं लगी, किसी ने कांपने की शिकायत नहीं की। और चौपाल पर रजाई अब भी रखी थी, पर वो अब एक हल्की सुनहरी चादर बन चुकी थी जिसके ऊपर धागों से खुदा था। अब ठंड किसी को नहीं लगेगी। लोगों की आंखें भर आईं। किसी ने कहा, दीपक नहीं गया, वो तो मां का आखिरी वादा पूरा करने गया है। उस शाम गांव में हर घर से एक दिया जलाया गया। हर घर के बच्चे ने एक दूसरे को कपड़ा ओढ़ाया और कहा, गर्मी बांटो, ठंड घट जाएगी। और तब से हर साल उस दिन को रजाई वाली रात कहा जाने लगा, जिस दिन एक बेटे ने अपनी मां का आखिरी वादा पूरा किया था। सुबह का सूरज जैसे धीरे धीरे उगा। किरणें गांव की मिट्टी पर उतरते ही हल्की भांप उठी, वही गर्मी जो कई सर्दियों से गायब थी।
लोगों ने दरवाजे खोले, आंगन में कदम रखे और एक ही बात कही, अरे आज तो ठंड बिल्कुल नहीं लग रही। कोई कहता रात की हवा गर्म थी, कोई कहता दीपक की आत्मा हमारे साथ है, और किसी ने धीरे से चौपाल की दिशा में सिर झुकाया। गोमती अम्मा लौट आई हैं। चौपाल पर रजाई अब भी रखी थी, पर वह अब वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। कपड़े के धागों से हल्की सुनहरी चमक निकल रही थी। उसकी तहों से खुशबू आ रही थी, मिट्टी, हल्दी और किसी की ममता की। गांव के सरपंच मोतीराम ने सबको बुलाया। सामने वही दिया रखा था जो दीपक ने जलाया था, अब भी जल रहा था, हालांकि रात बीत चुकी थी। उन्होंने कहा, आज से हर साल इस दिन हम दीपक और उसकी मां की याद में गर्मी बांटने का दिवस मनाएंगे। सारे गांव वाले झुककर खड़े हो गए। कोई अपनी पुरानी चादर लाया, कोई कपड़ा, कोई ऊनी शॉल। सबने मिलकर रजाई के सामने ढेर लगा दिया। किसी ने कहा, अब ये गांव कांपेगा नहीं। रात होते होते हर घर में वही परंपरा शुरू हुई। किसी औरत ने अपनी बेटी की पुरानी चादर पड़ोसी के बच्चे को दे दी, किसी बूढ़े ने अपनी धोती का हिस्सा किसी मजदूर को ओढ़ा दिया, और हर कोई देते वक्त बस एक ही वाक्य बोलता, मां की गर्मी बांट रहा हूं। धीरे धीरे ये बात गांव से बाहर फैल गई। पास के कस्बे, फिर जिले के दूसरे गांव, हर जगह लोग कहते, चंदेरी गांव में अब ठंड नहीं लगती। पत्रकार आए, अखबारों में खबर छपी, जहां आधी रजाई से पूरी दुनिया गर्म हो गई। एक दिन एक रिपोर्टर ने चौपाल पर खड़े होकर पूछा, आखिर ये सब कैसे शुरू हुआ? मोतीराम मुस्कुराए। उन्होंने कहा, शुरुआत तब हुई थी जब एक मां ने अपने बेटे को आधी रजाई दी थी और बाकी दुनिया को दूसरी आधी। रिपोर्टर ने पूछा, और अब ये रजाई कहाँ है? मोतीराम ने चौपाल की ओर इशारा किया। रजाई कांच के भीतर रखी थी, सामने फूल और दिए की लौ स्थिर। उन्होंने कहा, अब यह कपड़ा नहीं, हमारी परंपरा की सांस है। वक्त बीतता गया। हर सर्दी में रजाई की रात मनाई जाने लगी। बच्चे अपने अपने घरों से कपड़े लेकर निकलते, दरवाजे पर दरवाजे जाकर कहते, किसी को ठंड न लगे, और लोग उन्हें देखकर कहते, दीपक लौट आया है। एक दिन एक बूढ़ी औरत बोली, ये गांव अब ठंड से नहीं डरता, क्योंकि यहां हर घर में एक गोमती अम्मा रहती है। साल दर साल वो परंपरा और गहरी होती गई। लोगों ने चौपाल के पास एक छोटा सा पत्थर लगाया, जिस पर लिखा था, यहां एक मां और बेटे ने ठंड को हराया था। बूढ़े, बच्चे और औरतें वहां बैठकर कहानियां सुनाते, दीपक की, गोमती की और उस रात की जब ठंड किसी को नहीं लगी। कई बार रात को हवा चलती तो रजाई के कांच के भीतर से कपड़ा हल्के से हिलता। किसी बच्चे की नजर पड़ती तो वो कहता, देखो गोमती अम्मा फिर आई हैं। धीरे धीरे रजाई वाली मां एक नाम नहीं, एक विश्वास बन गई। हर इंसान जो किसी को गर्मी देता, लोग कहते, उसमें गोमती अम्मा का अंश है। साल गुजरते गए, पर हर ठंड में वही गर्म हवा बहती रही। लोगों ने नोट किया, जब भी कोई दान करता, उस रात ओस नहीं पड़ती, हवा नरम हो जाती, और अगली सुबह सूरज थोड़ा जल्दी निकल आता। एक दिन एक छोटी लड़की ने अपनी मां से पूछा, अम्मा, सच में क्या कोई रजाई ठंड को हरा सकती है? मां मुस्कुराई, रजाई नहीं बेटा, वो प्यार था जो धागों में सिला गया था। लड़की ने पूछा, तो वो प्यार कहाँ गया अब? मां ने चौपाल की तरफ देखा और बोली, यही है, हर उस हाथ में जो किसी को ओढ़ाता है। उस रात फिर हल्की हवा चली। रजाई के ऊपर रखी फूलों की पंखुड़ियां हिलीं और किसी ने बहुत धीमे से सुना, सो जा बेटा, मां को ठंड नहीं लगती। अब गांव में सर्दी आती है, पर ठंड नहीं, क्योंकि हर घर में वो आधी रजाई अब भी फैली हुई है, कभी कपड़े में, कभी दया में, कभी याद में। और यही वो दिन था जब एक मां की आखिरी सांस पूरे गांव की पहली गर्मी बन गई। साल गुजर चुके थे। गोमती अम्मा और दीपक की कहानी अब किस्से कहानियों का हिस्सा बन चुकी थी। गांव के बच्चे स्कूल में रजाई वाली मां की कविता गाते थे और बुजुर्ग चौपाल पर बैठकर कहते, हमने वो रात देखी थी जब ठंड किसी को नहीं लगी। गांव अब बदल चुका था। कच्चे घरों की जगह पक्के मकान थे, बिजली के बल्ब थे, मोबाइल थे और बसें हर दिन आती जाती, पर चौपाल अब भी वही थी। उसके बीचों बीच कांच के भीतर रखी थी वही आधी रजाई, थोड़ी फीकी पर अब भी चमकती। उस दिन स्कूल से छुट्टी थी।
12 साल का एक लड़का आदि अपने दोस्तों के साथ चौपाल खेलने आया। सबने पत्थर फेंकने का खेल शुरू किया। किसी पत्थर की ठोकर कांच से लगी और हल्की टक की आवाज आई। आदि ठिठक गया। वो आगे बढ़ा और उस कांच के भीतर झांकने लगा। रजाई के ऊपर मिट्टी की हल्की परत जम गई थी। उसने उंगली से लिखा, मां। जैसे ही उसने शब्द पूरा किया, अंदर का कपड़ा हल्के से हिला। आदि पीछे हट गया। उसके दोस्त हंसने लगे। डर गया क्या? नहीं, उसने कहा, यह रजाई अभी जिंदा है। उस शाम आदि घर लौटा। उसकी दादी, वही सावित्री अम्मा जो कभी दीपक से रजाई पाई थी, अब बूढ़ी हो चुकी थीं। वो चूल्हे के पास बैठी थीं। आदि ने पूछा, दादी, चौपाल में जो रजाई रखी है वो हिलती क्यों है? दादी मुस्कुराईं, क्योंकि वो किसी मां का दिल है बेटा, जिसे अब भी ठंड नहीं लगती। आदि की आंखें चमक उठीं। क्या सच में वो रजाई किसी मां की थी? हां, दादी ने कहा। उस मां का नाम गोमती था और उसके बेटे का नाम दीपक। उसने एक बार आधी रजाई अपने बेटे को दी थी और आधी दुनिया को। आदि देर तक सुनता रहा। दादी ने कहा, वो रजाई तब तक चमकती रहेगी जब तक इस गांव में कोई किसी को ओढ़ाता रहेगा। रात गहराई तो बाहर ठंडी हवा चली। आदि खिड़की से बाहर देख रहा था। सड़क के उस पार एक बूढ़ा आदमी अपने झोपड़े में कांप रहा था। उसके पास कोई कपड़ा नहीं था। आदि अंदर भागा। अलमारी में पड़ी अपनी ऊनी शॉल उठाई। मां ने देखा तो बोली, कहाँ जा रहा है? किसी को ओढ़ाने? आदि ने बस इतना कहा। वो बाहर भागा और वो शॉल बूढ़े के कंधे पर डाल दी। बूढ़े ने कांपते हुए कहा, कौन है बेटा? आदि, उसने जवाब दिया, रजाई वाली मां का बच्चा। बूढ़े की आंखें भर आईं। उसने सिर उठाकर कहा, अब ठंड नहीं लगेगी। और सचमुच हवा का झोंका अब गर्म लगने लगा। अगली सुबह गांव वाले चौपाल पहुंचे तो कुछ अजीब देखा। कांच के भीतर रखी रजाई के उस कोने पर, जहां पहले फीकी तहें थीं, अब हल्की सुनहरी परत उभरी थी, जैसे किसी ने रात में उसे सी दिया हो। लोगों ने कहा, फिर से रजाई ने किसी को ओढ़ाया है। मोतीराम का बेटा बोला, कौन होगा अब? दादी सावित्री मुस्कुराई, अब नई पीढ़ी है जो बिना पूछे गर्मी बांट रही है। गांव के स्कूल में उस दिन शिक्षक ने बच्चों से कहा, आज का पाठ है, गर्मी सिर्फ आंख से नहीं आती, दिल से आती है। आदि खिड़की के पास बैठा मुस्कुराया। उसे पता था कि उसकी मां ने नहीं, किसी और मां ने उसे छुआ है। उस रात फिर हवा चली। आदि को नींद नहीं आई। वो खिड़की से चौपाल की ओर देखने लगा। वहां दीपक की तस्वीर के सामने दिया जल रहा था और रजाई के ऊपर रोशनी तैर रही थी। उसे लगा जैसे किसी ने बहुत दूर से कहा, शाबाश बेटा, तूने आग जलाई है। उसने धीरे से बुदबुदाया, मां, अब ठंड कभी नहीं लगेगी। धीरे धीरे पूरा गांव सो गया, पर हवा में एक नई महक घुल गई, बचपन, दया और याद की। और अगले दिन अखबारों में फिर वही हेडलाइन थी, चंदेरी गांव की रजाई फिर चमकी। अब बच्चे जानते थे कि गर्मी किसी चूल्हे से नहीं आती, वो दिल से निकलती है। और जब कोई किसी को ओढ़ाता है तो रजाई वाली मां फिर लौट आती है, किसी नई कहानी के रूप में। वक्त का पहिया धीरे धीरे घूमता गया। आदि अब 15 साल का हो चुका था। उसकी आंखों में वही चमक थी जो कभी दीपक की थी, मासूम लेकिन जिद्दी, शांत लेकिन भीतर से ज्वाला जैसी। हर साल ठंड आते ही चौपाल में लोग इकट्ठा होते, दिया जलाते और रजाई वाली मां की कहानी सुनते। आदि हर बार सामने बैठता और ध्यान से सुनता। कहानी के हर शब्द में उसे अपनी मां नहीं, बल्कि अपनी दादी और गांव का पूरा इतिहास दिखता। लेकिन इस बार की ठंड कुछ अलग थी। हवा और सर्द थी। आसमान में कोहरा जल्दी छा जाता। लोगों ने कहा, इस बार तो ठंड जैसे पुराने दिनों की तरह लौट आई है। पर गांव में कोई डर नहीं था, क्योंकि सबको भरोसा था, जब भी ठंड बढ़ती है रजाई वाली मां लौट आती है। एक शाम आदि चौपाल के पास बैठा था। उसने देखा कि रजाई पर हल्की धूल जम गई है। वो झुककर साफ करने लगा। जैसे ही उसने कपड़े पर हाथ फेरा, रजाई से हल्की गर्मी निकली। उसने फुसफुसाकर कहा, मां, तू अब भी यहीं है ना? हवा चली और दिए की लौ हिलकर फिर सीधी हो गई। वो समझ गया, जवाब मिल गया है। उस रात वो घर लौटा और बोला, दादी, हम सिर्फ चौपाल पर दिया जलाते हैं, पर अगर ये रजाई सबकी है तो क्यों ना इसका त्योहार मनाया जाए? दादी ने पूछा, कैसा त्योहार? आदि ने कहा, मां की गर्मी।
जिसमें हर कोई किसी और को कुछ ओढ़ाए। सावित्री की आंखें चमक उठीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे तेरे दादा दीपक करता था। अगले ही दिन आदि ने स्कूल में सबको बुलाया। बच्चे, अध्यापक और गांव वाले सब आए। उसने कहा, ठंड सबको लगती है, पर अगर हम थोड़ा थोड़ा बांट दें तो कोई नहीं कांपेगा। शिक्षक ने मुस्कुराते हुए पूछा, और इस त्योहार में क्या होगा? आदि ने जवाब दिया, हर घर से एक कपड़ा, एक शॉल या एक पुराना कंबल लाया जाएगा। फिर हम सब उसे उन लोगों तक पहुंचाएंगे जिनके पास कुछ नहीं है, और ये सब करेंगे रजाई वाली मां के नाम पर। लोगों ने ताली बजाई। कुछ की आंखें नम हो गईं। किसी ने कहा, यह तो वही बात है जो दीपक कहा करता था। 2 दिन बाद गांव में हलचल मच गई। हर घर में बच्चे पुराने कपड़े ढूंढने लगे। औरतें कपड़ों को धोकर सुखा रही थीं। बुजुर्ग पुराने कंबल सी रहे थे। कोई हंस रहा था, कोई कह रहा था, अब ठंड हमें क्या करेगी। त्योहार वाले दिन चौपाल पर भीड़ थी। दीपक और गोमती अम्मा की तस्वीरें फूलों से सजी थीं। बीच में वही रजाई रखी थी, अब भी चमकती हुई। मोतीराम के बेटे ने दिया जलाया और सबने एक साथ कहा, गर्मी बांटो, ठंड घटाओ। बच्चों की टोली बनी, हर बच्चे के कंधे पर कपड़ों का बंडल। वे गलियों में घूमने लगे, कभी किसी के घर, कभी किसी झोपड़ी के पास। हर जगह एक ही बात कहते, रजाई वाली मां का तोहफा लीजिए। गांव के बाहर सड़क किनारे बैठे मजदूर हैरान होकर उन्हें देखते। किसी ने पूछा, कौन हो तुम लोग? आदि ने मुस्कुराकर कहा, मां की गर्मी बांटने आए हैं। उस रात गांव जगमगा उठा। हर घर में दिया जला, हर दिल में सुकून आया। किसी को ठंड नहीं लगी। और सबसे अजीब बात, सुबह जब सब चौपाल पहुंचे तो रजाई के ऊपर अब एक और नई सिलाई थी। वो शब्दों का आकार ले रही थी। गर्मी लौट आई। दादी सावित्री की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने कहा, गोमती अम्मा और दीपक खुश हैं। आदि ने धीरे से रजाई को छुआ और बोला, मां, अब ये परंपरा कभी नहीं रुकेगी। आसमान में उस रात चांद पूरा था। हवा नरम थी। लोग कहते हैं उस रात गांव के कई घरों में हल्की सी गर्मी महसूस हुई, जैसे किसी ने किसी के कंधे पर रजाई डाल दी हो। अगले साल जब सर्दी आई तो इस त्योहार का नाम पूरे जिले में फैल गया। रेडियो पर खबर आई, चंदेरी गांव में मनाया गया मां की गर्मी का पहला त्योहार। और फिर लोग दूर दूर से आने लगे, कंबल लेकर, कपड़े लेकर, और सिर्फ एक भावना लेकर, किसी को ठंड न लगे। उस दिन से मां की गर्मी सिर्फ एक कहानी नहीं रही, वो इंसानियत का त्योहार बन गई। हर सर्दी जब आती, लोग रजाई वाली मां का नाम लेकर कहते, अब ठंड हमें छू नहीं सकती। और वहीं चौपाल पर रखी वो पुरानी रजाई धीरे से हिल जाती, जैसे किसी ने हवा में कहा हो, शाबाश बेटा। सर्द हवाएं फिर लौट आई थीं, पर इस बार गांव में कोई कांप नहीं रहा था, क्योंकि अब हर साल मां की गर्मी का त्योहार होता था। और अब वो सिर्फ चंदेरी गांव तक सीमित नहीं था। अब आसपास के गांव, कस्बे और यहां तक कि शहरों में भी लोग कहते, जब ठंड बढ़े तो गर्मी बांटो। आदि अब 18 साल का हो गया था। उसकी चाल में वही सादगी थी, पर उसके शब्दों में असर था। लोग उसे गर्मी का रखवाला कहने लगे थे। हर सर्दी में वह अपने साथियों को लेकर निकलता, कभी स्कूलों में, कभी बस अड्डों पर, और सबको समझाता, कपड़े की गर्मी से ज्यादा जरूरी है दिल की गर्मी देना। एक दिन एक पत्रकार शहर से आया। उसने कैमरा लेकर पूछा, आदि, ये सब कैसे शुरू हुआ? आदि मुस्कुराया, ये मेरी नहीं, मेरी दादी की कहानी है, और उनकी नहीं, उनकी मां की। फिर उसने चौपाल की ओर इशारा किया, जहां रजाई अब भी रखी थी, और बोला, यहीं से सब शुरू हुआ था। पत्रकार ने कैमरे के सामने कहा, इस गांव में कोई ठंड से नहीं मरता, क्योंकि यहां एक मां अब भी सबको ओढ़ाती है। और वो वीडियो रातों रात वायरल हो गया। लोगों ने देखा कि कैसे एक छोटा सा गांव पूरे प्रदेश को सिखा रहा था कि गर्मी सिर्फ आग से नहीं, प्यार से फैलती है। अब हर जिले में मां की गर्मी कार्यक्रम होने लगा। लोग पुरानी रजाइयां, चादरें, शॉल इकट्ठा करते, बच्चे स्कूलों में गाते, गर्मी बांटो, ठंड घटाओ। और सबसे प्यारा दृश्य था जब बुजुर्ग अपने हाथों से बच्चों को रजाई ओढ़ाते हुए कहते, अब तू आगे बढ़ा इसे। आदि अब गांव का नेता नहीं, एक मिसाल बन गया था।
लोग दूर दूर से आकर उसे धन्यवाद देते। किसी मजदूर की औरत ने कहा, बेटा, तेरी वजह से मेरी बेटी बची। किसी बूढ़े ने कहा, अब ठंड लगती नहीं क्योंकि तेरी मां की गर्मी हर जगह है। आदि ने एक दिन चौपाल के पास दादी सावित्री से कहा, दादी, लगता है रजाई अब पूरे प्रदेश में फैल गई है। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, रजाई नहीं फैली, तेरी मां का आशीर्वाद फैला है। रात को हवा में हल्की ठंडक थी। आदि अकेला चौपाल गया। वही पुरानी रजाई अब कांच के भीतर नहीं, बाहर रखी थी, क्योंकि लोग अब उसे देखने से ज्यादा महसूस करने लगे थे। उसने रजाई को हाथ लगाया। कपड़ा गर्म था। उसके अंदर से हल्की रोशनी उठी और उस रोशनी में उसे एक आकृति दिखाई दी, गोमती अम्मा। वो मुस्कुरा रही थीं। उनके पास दीपक खड़ा था और दोनों धीरे धीरे हवा में घुल रहे थे। आदि की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, मां, अब तेरा वादा सबने अपना लिया है। अगले दिन उसने एक नया विचार रखा, क्यों ना इस त्योहार को स्कूलों, कॉलेजों और शहरों तक पहुंचाया जाए। लोगों ने कहा, कौन जाएगा? आदि ने हंसकर कहा, हम सब। और फिर मां की गर्मी का कारवां चल पड़ा। गांव गांव, शहर शहर, ट्रक में भरे कपड़े, रजाइयां, शॉलें और उनके साथ बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग। हर जगह एक ही बात दोहराई जाती, ठंड बांटती नहीं, गर्मी बांट दो। एक दिन राज्यपाल तक खबर पहुंची। उन्होंने चंदेरी गांव आने की इच्छा जताई। जब वो पहुंचे तो पूरा गांव दियों से सजा हुआ था। उन्होंने रजाई के सामने सिर झुकाया और कहा, हम सरकारी योजनाएं बनाते हैं, पर ये मां और बेटे ने वो कर दिखाया जो कोई कानून नहीं कर सका। लोगों के दिलों को गर्म किया। उन्होंने उसी दिन घोषणा की, हर साल 5 दिसंबर को मां की गर्मी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। लोगों की आंखें भर आईं। रजाई के सामने भी हल्की हवा चली और कपड़े के किनारे हिले, जैसे किसी ने धन्यवाद कहा हो। अब वो त्योहार पूरे प्रदेश का बन गया। टीवी पर खबरें चलती, चंदेरी की रजाई से उठी इंसानियत की लहर। लोग अब एक दूसरे को ओढ़ाने लगे, गले लगाने लगे और कहते, गर्मी बांटनी सबसे बड़ी इबादत है। रात को जब सब सो गए, आदि चौपाल पर अकेला बैठा था। उसने आसमान की ओर देखा। तारे चमक रहे थे। धीरे धीरे हवा चली और उसे वहीं आवाज सुनाई दी, शाबाश बेटा, अब ठंड किसी को नहीं लगेगी। उसने मुस्कुराते हुए रजाई को छुआ और कहा, मां, अब तेरी कहानी किताबों में नहीं, दिलों में रहेगी। और दूर कहीं चांद के आसपास 2 हल्की परछाइयां दिखाई दी, एक मां की और एक बेटे की। दोनों जैसे मुस्कुराकर कह रहे थे, अब हमारा काम पूरा हो गया। सर्दियां फिर आईं, लेकिन इस बार कुछ अलग था। अब चंदेरी गांव सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक प्रतीक बन चुका था। हर अखबार, हर टीवी चैनल और अब तो इंटरनेट पर भी लोग मां की गर्मी की बात करते थे। लोग कहते, भारत के एक छोटे से गांव ने दुनिया को सिखाया प्यार से सर्दी कैसे हराई जाती है। आदि अब 22 साल का हो चुका था। उसके चेहरे पर परिपक्वता थी, पर जब भी वो चौपाल जाता, रजाई को छूते ही वो फिर वही पुराना बच्चा बन जाता जो पहली बार मां शब्द लिखते वक्त डर गया था। एक दिन गांव में एक गाड़ी रुकी। उसमें से एक विदेशी महिला उतरी। उसके साथ कैमरा और नोटबुक थी। वो मुस्कुरा रही थी। उसका नाम था एलिना हावर्ड, लंदन की एक पत्रकार जो दुनिया की मोस्ट हार्ट वार्मिंग स्टोरीज खोज रही थी। वो चौपाल पहुंची जहां रजाई अब भी रखी थी। उसने हैरानी से पूछा, क्या ये वही रजाई है जिसके बारे में मैंने सुना था? आदि ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, ये सिर्फ रजाई नहीं, एक मां का दिल है। एलिना ने कैमरा चालू किया और बोली, मुझे सब बताइए, कहां से शुरू हुई ये कहानी? आदि ने धीरे से मुस्कुराया, फिर चौपाल की मिट्टी उठाई और बोला, यहीं से, जब एक मां ने अपने बेटे को आधी रजाई दी थी और बाकी आधी दुनिया को। वो बोलता गया और हर शब्द के साथ हवा में एक हल्की गर्मी बढ़ती गई। एलिना सुनती रही, कभी लिखती, कभी कैमरा उठाती, कभी चुपचाप मुस्कुराती। जब कहानी खत्म हुई, उसकी आंखें नम थीं। उसने कहा, मैंने बहुत सी कहानियां देखी हैं, लेकिन ये पहली है जिसमें ठंड में भी गर्मी महसूस हो रही है। उसने पूछा, क्या मैं इस रजाई को छू सकती हूं? आदि ने सिर हिलाया। एलिना झुकी और रजाई को हल्के से छुआ। अगले ही पल उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। इट्स वार्म, वो चौंकी।
आदि मुस्कुराया। वो माँ की गर्मी है। एलिना ने अगले कुछ दिन वहीं बिताए। वो गांव वालों से मिली, बच्चों के साथ गर्मी बांटों के गीत गाए और रजाई वाली माँ की कहानी रिकॉर्ड की। उसने एक रात रजाई के पास दिया जलाया और कहा, आज मुझे अपनी माँ की याद आ रही है। आदि ने जवाब दिया, यही तो इस कहानी की खूबसूरती है, जो किसी की नहीं वो सबकी माँ बन जाती है। एलिना ने अपने नोटबुक में लिखा, इन अ स्मॉल इंडियन विलेज, वार्मथ डजंट कम फ्रॉम फायर बट फ्रॉम लव स्टिच्ड इनटू एन ओल्ड क्विल्ट। उसने कहा, आदि, जब मैं ये कहानी लंदन ले जाऊंगी तो पूरी दुनिया जानेगी कि माँ की गोद सिर्फ शरीर से नहीं, कर्मों से भी मिल सकती है। कुछ हफ्तों बाद लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, पेरिस, हर जगह इस कहानी की चर्चा होने लगी। अखबारों में हेडलाइन थी, द क्विल्ट दैट एंडेड विंटर। लोगों ने वीडियो देखा जहां आदि कह रहा था, गर्मी बांटो, ठंड घटाओ। जल्द ही मदर्स वार्मथ मूवमेंट शुरू हुआ। दुनिया के कई देशों में लोग पुराने कपड़े, जैकेट, कंबल इकट्ठा करके जरूरतमंदों को देने लगे। कहीं क्विल्ट डे, कहीं वार्मथ वीक। हर जगह वही भावना जो एक छोटे से गांव की मिट्टी से उठी थी। एलिना ने फिर से आदि को लिखा, आदि, अब तुम्हारी माँ सिर्फ भारत की नहीं रही, वो अब पूरी दुनिया की माँ बन गई है। वो पत्र चौपाल में आया। आदि ने दादी सावित्री को पढ़कर सुनाया। दादी की आंखें नम थीं। उन्होंने कहा, दीपक ने जो शुरू किया, तूने उसे आसमान तक पहुंचा दिया। उस रात हवा चली। आदि अकेला चौपाल गया। उसने देखा रजाई पर हल्की रोशनी तैर रही थी और कपड़े की तहों में अब एक नया शब्द बना था, धन्यवाद। वो मुस्कुराया और बोला, माँ, अब तेरी कहानी अंग्रेजी में भी सुनाई जा रही है। हवा हंसी और उसी हंसी में एक पल को लगा जैसे गोमती अम्मा फिर से वहां खड़ी हों। एलिना ने बाद में एक किताब लिखी, द हाफ क्विल्ट, और वो किताब 50 से ज्यादा भाषाओं में छपी। हर पन्ने पर वही संदेश था, इफ यू वॉन्ट टू एंड द कोल्ड, गिव अ लिटिल ऑफ योर वार्मथ। उस किताब की आखिरी पंक्ति थी, एंड समवेयर इन इंडिया अ मदर स्टिल वॉक्स थ्रू द विंटर नाइट्स, लीविंग अ ब्लैंकेट ऑफ वार्मथ बिहाइंड। आदि ने किताब अपने दिल से लगाई और बोला, अब तू सच्ची अमर हो गई माँ। और उस रात जब पूरी दुनिया अपने घरों में रजाई ओढ़कर सो रही थी, किसी को ठंड नहीं लगी, क्योंकि कहीं न कहीं किसी दिल में गोमती अम्मा की रजाई फैल चुकी थी। वक्त बहुत आगे निकल गया था। चंदेरी गांव अब गांव नहीं, एक प्रतीक बन गया था, गर्मी का, ममता का और इंसानियत का। हर साल दिसंबर की 5 तारीख को दुनिया के 80 से ज्यादा देशों में मनाया जाता था वर्ल्ड मदर्स वार्मथ डे, जहां लोग अपने घरों से निकलते, कपड़े बांटते, एक दूसरे को ओढ़ाते और कहते, माँ की गर्मी, सबकी गर्मी। अब आधी बूढ़ा हो चुका था, सफेद बाल, झुकी कमर, पर चेहरा अब भी सुकून से भरा हुआ। उसकी आंखों में वही शांति थी जो कभी उसकी दादी सावित्री की आंखों में होती थी। उस सुबह जब रेडियो पर घोषणा हुई, आज विश्व माँ की गर्मी दिवस है, तो उसने हल्की मुस्कान दी और कहा, माँ, देख, अब तेरी कहानी आसमान तक पहुंच गई। वो लाठी लेकर चौपाल की ओर चला। रास्ते में बच्चे दौड़ते हुए जा रहे थे, किसी के हाथ में कपड़े, किसी के हाथ में फूल। वो सब चौपाल की ओर जा रहे थे, जहां आज हर साल की तरह रजाई रखी जानी थी। वहां पहुंचते ही भीड़ थी। लोगों ने दुनिया के अलग अलग देशों के झंडे लगाए थे। किसी ने भारत का, किसी ने जापान का, किसी ने केन्या का, क्योंकि अब यह सिर्फ एक गांव की नहीं, पूरी दुनिया की परंपरा बन चुकी थी। बीच में अब भी वही पुरानी रजाई थी, थोड़ी पुरानी पर अब भी चमकती हुई। उसके चारों ओर बच्चे बैठकर गीत गा रहे थे, गर्मी बांटो, ठंड घटाओ, माँ की गोद में सुकून पाओ। आदि धीरे धीरे आगे बढ़ा, रजाई के पास बैठ गया। उसने कपड़े को छुआ। कपड़ा अब पहले जैसा नहीं था। उसमें धागों की जगह चमकती रोशनी थी, जैसे हर सिलाई किसी आत्मा की कहानी बन चुकी हो। उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, माँ, अब तो सबने तेरा काम पूरा कर दिया, अब शायद तू भी चैन से सो सकती है। हवा चली, दिए की लौ झुकी, फिर सीधी हुई, और उसी पल रजाई के ऊपर से एक हल्की सुनहरी परत उठी, धीरे धीरे आसमान की ओर। लोगों ने देखा, वो रजाई अब हवा में तैर रही थी। कोई डर नहीं था, सिर्फ सन्नाटा और श्रद्धा।
बच्चे हैरान थे। एक ने पूछा, दादाजी ये क्या हो रहा है? आदि ने मुस्कुराकर कहा, अब माँ लौट रही है बेटा, जहां से आई थी। रजाई धीरे धीरे ऊपर उठी और जैसे जैसे चढ़ती गई उसका रंग सुनहरे से सफेद होता गया। कुछ ही पल में वो आसमान में एक उजली धुंध बन गई जो धीरे धीरे चांद के चारों ओर फैल गई। उस रात दुनिया के हर हिस्से में लोगों ने चांद को देखा और कहा, आज चांद के चारों ओर रोशनी ज्यादा है। किसी को पता नहीं था कि वो गोमती अम्मा की रजाई थी, अब आसमान की चादर बन चुकी थी। आदि चौपाल के बीच बैठा रहा, आंखों में आंसू, होंठों पर मुस्कान। उसने धीरे से कहा, माँ अब तू ठंड से नहीं, मैं तुझसे बचा हुआ हूं। उसकी सांसें हल्की हुईं। लोगों ने उसे घेरा। किसी ने कहा, दादाजी। उसने आंखें खोलीं और बोला, गर्मी बांटते रहना बेटा, माँ तब तक जिंदा रहेगी। और फिर उसकी सांस थम गई। पर उसी क्षण हवा चली, दिए की लौ और तेज हो गई और चौपाल के चारों ओर एक अजीब सी गर्मी फैल गई। लोगों को लगा जैसे अभी अभी किसी ने रजाई ओढ़ा दी हो। अगले दिन अखबारों में खबर थी, गर्मी के रखवाले आदि ने मां से मिलने की आखिरी यात्रा की। दुनिया भर में लोगों ने दिए जलाए और एक दूसरे को ओढ़ाया। हर देश में बच्चे बोले, अब ठंड किसी को नहीं लगेगी। चंदेरी गांव की चौपाल पर अब एक नई पत्थर की पट्टी लगी। यहां एक मां और बेटे ने ठंड को नहीं, दुनिया के दिलों को गर्म किया था। हर सर्दी जब आती है, हवा में वही खुशबू फैल जाती है, मिट्टी, हल्दी और मां की गोद की। लोग कहते हैं, अगर उस रात आसमान में चांद के चारों ओर उजली रेखा दिखे तो समझ लो गोमती अम्मा फिर किसी को रजाई ओढ़ाने आई हैं। बच्चे अब भी गीत गाते हैं, गर्मी बांटो, ठंड घटाओ। और बुजुर्ग मुस्कुराकर कहते हैं, वो रजाई अब आसमान में है। रात का आखिरी पहर होता है और कोई बच्चा जब ठंड में कांपता है तो हवा चलती है और हल्की आवाज आती है, सो जा बेटा, मां को ठंड नहीं लगती। और बस वहीं कहानी खत्म नहीं होती, वो बस एक और बच्चे के दिल में शुरू हो जाती है। अगर आप अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब है कि आपको यह सच में पसंद आया। तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इन कहानियों की मदद से सुकून भरी नींद पा सकें। वीडियो के अंत में कुछ खाली हिस्सा है, लेकिन उसे छोड़कर वीडियो बंद मत कीजिए। जब दर्शक बीच में ही वीडियो बंद कर देते हैं तो YouTube को लगता है कि हमारी वीडियो बेकार है और YouTube हमारे वीडियो को नए लोगों तक भेजना बंद कर देता है, जिससे मेरा मनोबल कम होता है। और जब मेरी वीडियो अच्छी परफॉर्म करती है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छी और सुकून भरी कहानियां लाने का। आप हमारे वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में योगदान दे सकते हैं। अपने मोबाइल का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए, फोन साइड में रख दीजिए, आंखें बंद कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और इस वीडियो के साथ आराम से सो जाइए। शुभ रात्रि।